बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, टिन एंड कॉपर। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, और आज हम डिस्कस करेंगे जिंक, टिन एंड कॉपर, और ये हमारा इस चैप्टर का अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। तो उम्मीद है कि आप सब ने इसके जो पीछे लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से कर लिया होगा, उन इक्वेशंस की प्रैक्टिस कर ली होगी और डायग्राम्स को भी की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है जी 3 टॉपिक्स हैं कंबाइन किए हुए, जिसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिस्कस करेंगे, जिंक की भी, टिन की भी और कॉपर की भी। अब क्योंकि प्रोसीजर हमें समझ आ गया है, मेथड हमें समझ आ गया है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम कर बना सकते हैं। तो इसलिए तीनों टॉपिक्स को कंबाइन कर दिया गया है ताकि हम इसको वाइंड अप कर सकें चैप्टर को। अच्छा जी, सबसे पहले है जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। सबसे पहले जी टारगेट मेटल कौन सी होगी, मीन जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट करना चाह रहे हैं उसे कह रहे हैं टारगेट मेटल। टारगेट मेटल को क्या करना है जी, क्लीन कर लेना है इन अल्कलाइन डिटर्जेंट सॉल्यूशंस। अब अल्कलाइन डिटर्जेंट सॉल्यूशंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी अल्कलाइनिक सॉल्यूशन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम तो नहीं, हाँ आ ही जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है, अल्कलाइन डिटर्जेंट्स हैं। मोस्टली हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, जैसे कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन हम पहले भी पढ़ चुके थे। जनरल प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि जी सबसे पहले सैंड से, फिर कॉस्टिक सॉल्यूशन से, और फिर वाटर से हम ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है जी, टारगेट मेटल, जो भी मेटल, आयरन मीन्स मोस्टली आयरन ही होती है, या फिर स्टील है, जो भी है, हम उसको करना चाह रहे हैं, जिसको भी इलेक्ट्रोप्लेट करना चाह रहे हैं उसको हमने करना है सबसे पहले सॉल्यूशन से वॉश कर लेना है, क्लीन करना है, और उसको फिर ट्रीट करना है एसिड के साथ, इन ऑर्डर टू रिमूव एनी रस्ट आर सरफेस स्केल्स। ठीक है जी, सबसे वो भी मैंने आपको पहले भी करा था कि ये हम इसको वॉश आउट इसलिए करते हैं कि कोई भी ग्रीजी मटेरियल, कोई भी आपकी रस्ट फॉर्मेशन हो चुकी है, या आपका ऑब्जेक्ट की सरफेस ऊपर से ख़राब हो गई है, या डस्ट है, कुछ भी है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसको क्लीन कर लेते हैं। देन हमने क्या करना है जी, जिंक डिपॉजिटेड ऑन द मेटल। जिंक क्या होगा जी, मेटल के ऊपर डिपॉजिट होगा बाय इमर्सिंग इन अ केमिकल बाथ कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट। A current is applied which result in depositing of zinc on the target metal as cathode। सिंपल सा प्रोसीजर है जी इसका। इसमें आपने जिंक को क्या लेना है एज एन एनोड। जो भी ऑब्जेक्ट आप इलेक्ट्रोप्लेट करवाना चाहते हैं वो आपको लेना है कैथोड, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो किसका होगा, जिंक सल्फेट का। जैसे ही आप करंट पास करोगे, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो वो देन माइग्रेट कर जाएगा टूवर्ड्स कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। मेटल के पॉजिटिव चार्ज होगा, वहाँ पे वो जाके क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी। जैसे ही वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन लेगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में। तो ये इसका कंप्लीट यही प्रोसीजर होगा इसमें। और वही जनरल प्रोसीजर जो हमने सिल्वर के लिए डिस्कस किया था वही ऐसे वैसे ही है। उसमें क्या था जी, सिल्वर था तो सिल्वर एनोड था, इसमें जिंक है तो जिंक एनोड है। उसमें सिल्वर नाइट्रेट था जहाँ पे जिंक सल्फेट है, और वहाँ पे टारगेट मेटल जो था वो स्पून था, कोई स्टील जो भी था। यहाँ पे हम टारगेट मेटल क्या ले रहे हैं, टारगेट मेटल कोई भी हम ले सकते हैं, कोई भी आयरन, कोई भी स्टील, कुछ भी जिस पे हम इलेक्ट्रोप्लेट करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन में क्या करते हैं, टिन इज यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील बाय प्लेसिंग द स्टील इनटू अ कंटेनर कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टिन salt. The steel is connected to an electrolytic circuit acting as an cathode। इसमें भी प्रोसेस तो वही डिस्कस किया हुआ कि टिन को हमने क्या लेना है एज एन एनोड, और इसको हमने रखना है एक कंटेनर में जिसमें होगा सॉल्यूशन टिन के सॉल्ट का, और फिर इसको अटैच कर देना है बैटरी से, और बैटरी के साथ सेकेंड जो इलेक्ट्रोड आएगा वो हमारा होगा जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करवाना चाहते हैं। जिसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं तो वो एज ए कैथोड काम करेगा। तो होगा क्या कि while the other electrodes made up of tin metal act as anode when an electric current passes through the solution, tin metal ions present in the solution deposit on the steel। तो उससे होगा क्या जी, उससे ये होगा कि
टिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, टिन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे और फिर टिन मूव कर जाएगा कैथोड की तरफ, वहाँ पे होगी रिडक्शन और इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी टिन की। ये भी आसान सा प्रोसीजर है, इसमें भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब इसमें हम करते ये हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में कि जी कॉपर को रिफ़ाइन करते हैं। जिन इंडस्ट्रीज़ में कॉपर बनता है, मीन्स कॉपर ऐसे तो नहीं होता ना कि कोई बड़े बड़े कोई पहाड़ होंगे कॉपर के और वहाँ से कॉपर को लेके आ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉपर की ऐसे कंपाउंड फॉर्म में होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो कॉपर कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो मोस्टली जितनी भी हमारी अर्थ सरफेस पे हैं एलिमेंट्स नोबल गैसेस के अलावा सारे कंपाउंड फॉर्म में, तो कॉपर के भी इस तरह से कंपाउंड्स होते हैं और फिर उनको ओर्स बोलते हैं। कॉपर फिर उनको क्या करते हैं जी, उनको ले लेते हैं जिसमें कॉपर की परसेंटेज ज़्यादा होती है। कमर्शियल लेवल पे इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में उनसे कॉपर को सेपरेट करवाया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस से। नेक्स्ट आप 10th में पढ़ेंगे कॉपर की किस तरह, नेक्स्ट ये प्रोसेस रिपीट होगा 10th में कॉपर की। उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्सट्रैक्ट करवाते हैं कॉपर को उसकी ओर से। ओर्स मिनरल्स को ही कह देते हैं, जिसमें कॉपर किसी में कोई मेटल ज़्यादा हो तो उसको ओर्स बोल देते हैं। तो जी इसमें करना ये होता है, जब हम करवाते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करवाते हैं उन ओर से कॉपर को, तो होता ये है कि जो कॉपर है ये इतना प्योर फॉर्म में नहीं होता, इम्प्योर फॉर्म में होता है। अब जो इम्प्योर फॉर्म में है तो उसको हमने करना होता है रिफ़ाइन। तो रिफ़ाइन करने के लिए हम जो रिफ़ाइनिंग के लिए प्रोसेस यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफ़ाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफ़ाइनिंग एक तो यहाँ पे पढ़ोगे और एक 10th क्लास में पढ़ोगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लें ताकि 10th क्लास में ज़्यादा मुश्किल ना हो इसको पढ़ते हुए। करना ही होता है जी, इम्प्योर कॉपर लेना है और आपने क्या लेना है, इम्प्योर कॉपर को एज एन एनोड, क्योंकि इसको हम प्योरीफाई करना चाहते हैं। और सेकंड लेना है कॉपर, प्योर कॉपर, उसको हम लेना है कैथोड। Impure copper is refined by the electrolytic method on the electrolytic cell. Impure copper act as a anode and pure copper plate act as a cathode. अब होगा ये कि जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होगा कि कॉपर जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा। इम्प्योर कॉपर जब पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा, पॉजिटिव जो टर्मिनल है बैटरी का, वो इसे क्या रिक्वायरमेंट करेगा कि इलेक्ट्रॉन दे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये सॉलिड स्टेट में तो नहीं रह सकता ना, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। जैसे ही अब ये लिक्विड स्टेट में जाएगा, लिक्विड स्टेट में जाने के बाद लिक्विड स्टेट से मूव आउट करेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन लेके वहाँ पे हो जाएगा डिपॉजिट। इस प्रोसेस में सारे में होगा ये कि कॉपर प्योरीफाई कैसे होगा, मीन्स अगर कॉपर जो हमने लिया है जो बल्क फॉर्म में है, उसको जो हमने लिया उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं जो भी हैं, जैसे कॉपर सोल्यूशन फॉर्म में होगा तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो आपके बॉटम में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट मूव कैथोड की तरफ डस्ट पार्टिकल्स ने तो मूव नहीं करना, या कोई अदर इंप्योरिटी है तो उसने तो कैथोड की तरफ मूव नहीं करना। कैथोड की तरफ मूव तो जस्ट कॉपर के आयंस ने करना है। तो इस तरह से कॉपर क्या हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द एनोड। एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, वो हमें पता है। कॉपर एटम्स फ्रॉम इम्प्योर कॉपर, जैसे हमने इम्प्योर कॉपर एज ए एनोड लिया, वहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस। जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, जैसे कॉपर सॉलिड फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लॉस, एक्वस सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब ये देखें जी, एक हमने लिया है इम्प्योर कॉपर रॉड और सेकेंड हमने लिया है प्योर कॉपर रॉड। अब ये जो पहले तो होंगे, पहले तो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट से ही होंगे ना। अब ये बाद में ये जो ऐसे सरफेस दिखाई हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ से जो कॉपर है वो डिज़ोल्व हो के कैथोड की ये जो सरफेस है ये दिखाई, कैथोड के ऊपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। जैसे ही करंट पास करेंगे यहाँ से क्या करेगा, जो आपका है कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा एनोड को और किस में आ जाएगा, सोल्यूशन फॉर्म में। जैसे वो सोल्यूशन फॉर्म में आएगा तो सोल्यूशन फॉर्म में जो भी डस्ट पार्टिकल जो भी होगा वो चले जाएगा बॉटम में, और सिर्फ आयंस कैथोड पे जाएंगे। जो भी इम्प्योरिटी है, कुछ भी है, कोई और मेटल कुछ भी है उसके साथ है, तो वो बॉटम में या सोल्यूशन में रहेगा। जो कैथोड है उसके ऊपर सिर्फ क्या जाएंगे, कॉपर आयंस। और कॉपर आयंस क्या जाके करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेंगे और उस कैथोड के सरफेस पे क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट। इस तरह से हम इम्प्योर कॉपर को क्या कर लेते हैं, प्योर कॉपर, ताकि क्या हो हमें मीन्स इस तरह से हम ऑलमोस्ट 99% तक था, ऑलमोस्ट शायद मुझे से याद नहीं, ऑलमोस्ट 99% तक था कि कॉपर को हम इस मेथड से प्योरीफाई कर लेते हैं। तो ये मेथड हम नेक्स्ट इन 10th में भी आप लोग पढ़ोगे, तो इसको अच्छे से अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो।
अच्छा जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जैसे इम्प्योर कॉपर को हमने रिफ़ाइन कर लिया, मतलब कि कॉपर कैथोड पे चला गया, तो उसकी इक्वेशन किस तरह से लिख लेंगे उसको देख लेते हैं। रिडक्शन कहाँ पे होगी जी? रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड इन द कॉपर आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर attracted present constellation are attracted to cathode where they gain electrons and form and becomes neutral and deposit on the cathode। जैसे कॉपर, ये जो एक्वस आयंस है +2 स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो किस में चले जाएगा? कॉपर सॉलिड फॉर्म में। इस तरह से क्या हुआ? इम्प्योर कॉपर क्या हो गया? प्योरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा असेसमेंट वर्क है, डू टेस्ट योर सेल्फ 7.7 ऑन योर नोट्स। ये हमारी लास्ट टेस्ट योर सेल्फ है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बुक एक्सरसाइज। और उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। और अगर नहीं भी आया, मीन्स अगर आपके कोई लेक्चर्स मिस हैं या फिर आपने किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। उस लेक्चर को दोबारा से देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आता आप मुझसे डिस्कस कर लें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर था। अपना ख्याल रखें, अपना वर्क जो है आप टाइम पे सबमिट करवाएं, घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।